इन्वेस्ट शॉपी इंडिया के सीईओ आशीष कपूर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर अगर देखें निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हम देख रहे हैं, सेंटिमेंट्स चाहे ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, भारतीय बाजार के हक में स्थिति नजर आ रही है। Q1 के डेटा अगर देखें, रिजल्ट सीजन को अगर देखें, अब तक जितने नंबर्स आए हैं उनमें ज्यादातर नतीजे जो हैं पॉजिटिव फ्रंट पर आते हुए दिखे हैं, जहां पर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, ये सारे के सारे सेक्टर्स फोकस में हैं। आशीष, बाजार की चाल को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे मुताबिक बाजार में मूवमेंट भी काफी आ चुका है। अभी अगर देखें 1 महीने का मूवमेंट, तो ऑलरेडी हम काफी डिस्टेंस चल चुके हैं, तो वो एक चीज हमें नजरअंदाज नहीं करनी। तो ओवरऑल मार्केट आउटलुक जरूर पॉजिटिव है, पर मैं समझूंगा कि क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, खास करके विदेशी यूएस मार्केट्स को से लिंक्ड, उनका फेड मीटिंग, उनका इन्फ्लेशन डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, वो सब आना है अगले 8-10 दिन में। और हमारे भी आरबीआई की मीटिंग है 3rd को। तो वो काफी डेटा पॉइंट्स हैं जो अगले हफ्ते 10 दिन में आने हैं, तो मार्केट्स काफी वर्टाइल रह सकता है और हो सकता है कुछ कंसोलिडेशन या कुछ करेक्शन भी आए, ये क्योंकि उस रन अप भी काफी हो चुका है ग्लोबल मार्केट्स में भी, हमारी मार्केट्स में भी। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए अभी, बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। अदरवाइज मार्केट का जो ट्रेजेक्ट्री है, आपने जैसे ठीक बताया, काफी हमने आउट परफॉर्म किया है, तो काफी ज्यादा संभावना है कि जब भी स्थिति पूरी सुधरेगी ग्लोबली, तो हमारे मार्केट्स यहाँ से बहुत अच्छा रैली करेंगे, क्योंकि जो आउट परफॉर्मिंग मार्केट होता है वहीं पे दोबारा से निवेश आता है। और यहाँ इंडिया से 2 चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं। एक तो हमने आउट परफॉर्मेंस किया है, दूसरा विदेशी जो संस्थाएं थी उनको काफी अच्छा एग्जिट मिल पाया, तो एक तरह से उनको उनको एक कॉन्फिडेंस काफी रहेगा इस मार्केट में दोबारा आने का। तो दोनों चीजें काफी फेवर में हमारी, प्लस डोमेस्टिक लिक्विडिटी है, प्लस जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं पिछले तिमाही के, वो भी काफी अच्छे रहे हैं ओवरऑल। उम्मीद से बेटर ही मैं कहूंगा अभी तक। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रही है हमें। और मेरे मुताबिक यहाँ से जो भी डिप आएगा इवेंट रिलेटेड, वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की आपको मिल सकती है अगर कोई डिप आता है। आशीष, हमको 2 चीज़ें और हम बता रहे हैं जो हमने अपने ट्रिगर्स में भी लिखी हुई है। पहला, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो फिर आप प्रॉफिट बुक करें या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर, क्योंकि रनअप काफ़ी अच्छा है। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आशीष कह रहे हैं कि अर्निंग्स को लेकर भी अर्निंग्स ठीक है। हमने निफ्टी 50 का भी एक स्कोर कार्ड आपके सामने रखा है, और अगर आप 500 में चले जाएंगे, यानी कि जिसमें मिड कैप कंपनीज शामिल होती हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इस साफ कि मोर देन 60% नंबर्स अब तक काफ़ी ठीक आए हैं। आशीष, एक सवाल मेरे को आपसे पता करना है, जैसे अभी आप खुद ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ये वैसे मैं लेवल के हिसाब से आपसे पूछूं तो कितना डिप हम एक्सपेक्ट करें? से निफ्टी अगर मान लीजिए 18,000 18,200 पे चल रही है, तो 500-600 पॉइंट मैक्स टू मैक्स 700 पॉइंट सब कुछ एडजस्ट करने के नाम पे? देखिए, मतलब बिल्कुल ऐसा कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि क्या होगा, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, पर मेरे मुताबिक 17,700 800 के नीचे नहीं जाना चाहिए जो भी कोई करेक्शन आएगा। मेरे मुताबिक 17,700 तक मैक्सिमम आना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बट ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा कुछ स्थिति खराब हो जाए, कुछ वॉर हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम 300-400, मैक्सिमम 500 पॉइंट से ऊपर नहीं। प्रियंका यार, थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक भी आपसे व्यू पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम नंबर्स को देख रहे हैं, Q3 के नंबर्स आ रहे हैं, ऑटो नंबर्स मंथ ऑन मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और इनफैक्ट पूरे ही ऑटो सेगमेंट में अब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की जो ग्रोथ दिख रही है, पहले कमर्शियल व्हीकल से शुरुआत हुई, अब ये जो आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, और डिकेड्स की स्लगिशनेस अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस पूरे स्पेस में, ऑटो स्पेस में, कौन सी बकेट पे सबसे ज्यादा बुलिश है, 2 व्हीलर, कमर्शियल या पैसेंजर? देखिए, मेरे मुताबिक ऑटो ज्यादातर कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। और अगर आप देखें तो बजाज ऑटो के भी रिजल्ट्स, आंकड़े काफी अच्छे मिले हैं, और काफी देर तक इसने अंडर परफॉर्म भी किया है स्टॉक ने। तो बजाज ऑटो एक बहुत अच्छा रुझान दिखा रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स काफी देर कंसोलिडेट कर रहा है 400 के आसपास, इसमें भी अच्छा रुझान मिल रहा है।
और अगर जैसे डिप आता है तो मारुति, M&M, इनमें भी मैं बुलिश हूँ। ओवरऑल ऑटो का एक अच्छा वेटेज होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ऑटो की डिमांड बहुत अच्छी आ रही है और बिक्री के आंकड़े भी बहुत अच्छे आए हैं पिछले महीने के, और ज्यादातर यही अनुमान है कि अगले कुछ महीने ऑटो के आंकड़े बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। तो ये तो हुई आशीष जी ऑटोमोबाइल स्पेस की बात, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त फोकस में हैं। केमिकल सेक्टर की अगर बात करें, लगातार हमने देखा यहाँ पर भी ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। आशीष जी, आपको क्या लगता है इस पॉजिटिविटी के पीछे की वजह क्या है और केमिकल सेक्टर को आगे कैसे देखना चाहिए? केमिकल्स काफी सेकुलर ग्रोथ ट्रेंड में है, और इसमें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि चाइना से जो सारा केमिकल इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है उसका अभी भी आगे बहुत स्कोप है और बहुत ग्रोथ है। और मेरे मुताबिक इन केमिकल इंडस्ट्रीज, स्पेशलिटी केमिकल्स हो या एग्रो केमिकल्स हो, यहाँ से अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है। हालांकि स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, बट यहाँ से अभी भी अगले कुछ साल यहाँ से भी अच्छा स्कोप रहेगा ग्रोथ का, और इनमें भी हमें हमें पॉजिटिव रखना चाहिए व्यू, और लेने की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है। आशीष जी, एक चीज़ और बताइए, फिर आप नेगेटिव किस पे हैं, या फिर आपको जो लगता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो सबसे पहले किस सेगमेंट में आ सकती है? से अगर मैं एक सिनेरियो क्रिएट करूं कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई या आनी चाहिए, तो किस में आएगी सबसे पहले? नहीं, वो तो सारे ही अक्रॉस द बोर्ड आ सकती है। अगर देखा जाए तो बैंक्स भी काफी चले हुए हैं, ऑटो में भी पिछले कुछ दिनों में तेजी रही है, सीमेंट में भी तेजी रही है। तो वो तो अक्रॉस द बोर्ड आ सकती है करेक्शन। और बट मेरा मानना ये है कि करेक्शन में बैंक्स, ऑटो, सीमेंट, आपका कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट, ये सब सेक्टर्स में, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनीज, इन सब में बाइंग करनी चाहिए। और खासकर जो सेक्टर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, या मैं कहूँगा कंपनीज वो अवॉइड करनी चाहिए जिनका काफी सब्सटैंशियल एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट्स से है। अब इसमें फार्मा एक एक्सेप्शन है, क्योंकि फार्मा एक बहुत एसेंशियल कमोडिटी है, तो वो तो रिसेशन में भी डिमांड रहती है उसकी। पर इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि आईटी में थोड़ा बहुत जरूर दबाव रहेगा। इट लाइक टू अंडर परफॉर्म। और दूसरा, जो भी कंपनीज हैं जिनका सब्सटैंशियल अर्निंग्स एक्सपोर्ट ड्रिवन है, एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है, खास करके हाई एंड प्रोडक्ट से आ रहा है एक्सपोर्ट मार्केट से, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिसेशन के चलते हुए जरूर उन चीजों पे दबाव रह सकता है। जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर से थोड़ा सा अभी प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो क्या आपको फार्मा स्पेस में भी जिन कंपनियों का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस ज़्यादा है, जो यूएस मार्केट से हैं, यूरोप मार्केट से हैं, और क्योंकि हेडविंड्स ग्लोबली मार्केट्स में अब भी बने हुए हैं, तो क्या उनको भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? फार्मा में क्या सिलेक्टिव होना पड़ेगा? डोमेस्टिक मार्केट में जो ज़्यादा कंपनियां केटर करती हैं, उन्हें इस तरह से स्प्लिट व्यू लेकर चलना पड़ेगा क्या? देखिए, मेरे मुताबिक जैसे मैंने बताया कि फार्मा एक एक्सेप्शन है, क्योंकि रिसेशन जो आ रहा है वेस्टर्न इकोनॉमीज में, उसमें या हो या कहीं पे भी रिसेशन हो, नॉर्मली मेडिसिन की जो डिमांड है उसमें कुछ ज्यादा फंता नहीं आता, क्योंकि एक एसेंशियल कमोडिटी होता है, तो वो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। तो मैं नहीं मानता कि फार्मा में कोई ज्यादा इसमें दबाव रहेगा। बट कोई भी चीज जो एसेंशियल नहीं है, जो कि लग्जरी है या स्पेंडिंग से रिलेटेड है या कैपिटल एक्सपेंडिचर से लिंक्ड है, और वो एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से, उस पर जरूर दबाव रह सकता है, क्योंकि काफी इकोनॉमीज में रिसेशन के कारण डिमांड स्लो होगा। बट फार्मा में, जैसे मैंने पहले बताया, फार्मा एक एक्सेप्शन होगा। मेरे मुताबिक फार्मा में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे ना, लॉन्ग टर्म प्ले बाजार और या भारतीय बाजार की ग्रोथ स्टोरी को कैसे देखा जाए, और रिटर्न्स की अगर बात करें आने वाले 2 से 3 साल के लिए सालाना आधार पर, कैगर बेसिस पर आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट्स कितने रिटर्न्स दे सकते हैं? देखिए, मेरे मुताबिक अगले 2-3 साल में कैगर अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स का अराउंड 20% रह सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा ग्रोथ बहुत इकोनॉमी में प्लस कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आने वाला है। और स्टॉक मार्केट में आउट परफॉर्मेंस और भी ज्यादा होगी, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत अच्छी से आ रही है, और जैसे ही विदेशी संस्थाओं का भी एक तरह से ट्रेंड बाइंग का आ जाएगा, तो यहाँ से
स्कोप बहुत है अभी अगले 2-3 साल में, तो आपको डेफिनेटली हर डिप में बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है। आशीष जी, पिछली बार जब आप जुड़े थे ना, आपने एक डीएलएफ नाम का एक शेयर बताया था और काफ़ी बेहतरीन तरीके से चला भी। मैं एक्चुअली आपकी बात को सुनना चाहता हूँ, आप कौन कौन से शेयर पे बुलिश हैं। अगर आप वो नाम बना देंगे तो लिस्ट मैं बना दूंगा सर। आप बोलते जाइए, लिखता मैं जाऊँगा, बाद में दर्शकों को मैं भी बता दूंगा। आप बता दीजिए सर। हाँ जी, नहीं मेरे मुताबिक डीएलएफ अभी भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मेरे मुताबिक अभी इसमें अभी भी बाइंग आप कर सकते हैं अगर आपने नहीं की पहले। थोड़ा चल गया है बट अभी भी एट करंट प्राइस प्लस डिप्स पे एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसके अलावा मैं समझूंगा कि जैसे स्टॉक्स जैसे कैपिटल गुड्स मैंने बताया, एलएनटी चल गया है, पर एलएनटी में अभी रिजल्ट्स के बाद जो भी डिप आता है उसमें बाइंग की चेष्टा की जाए। सीमेंस एक और स्टॉक है जिसमें कि बाइंग करनी चाहिए। सीमेंट में दालमिया सीमेंट है, रैमको सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, इन तीनों में बाइंग कर सकते हैं आप। ऑटो में जैसे मैंने बताया कि बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स है, और अगर डिप आता है तो मारुति एम&एम में भी अच्छी बाइंग बन सकती है। इसके अलावा आईटीसी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है आज स्टॉक ने और आगे भी मेरे मुताबिक अच्छा रहेगा। पीएसयू बैंकिंग, एसबीआई फेवरेट रहना चाहिए। इसके अलावा आपका अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, काफ़ी देर से एचडीएफसी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है, तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स मेरे मुताबिक मोर लेस कवर करते हैं जो चीज़ों में मैं बुलिश हूँ। और चीज़ आशीष आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो जितनी भी तमाम नए लिस्टेड स्टॉक्स थे और इनफैक्ट प्लेटफॉर्म स्टॉक्स थे, न्यू एज स्टॉक्स थे, उन्होंने भी आईपीओ समय से जिन इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया होगा उनकी कैपिटल बहुत इरोड हुई है। बट कई सारी कंपनीज हैं जो अब अपने आईपीओ प्राइस से आधी हो चुके हैं। क्या अभी भी आपको वैल्यूएशन के लिहाज से वो अट्रैक्टिव दिखती हैं इन लेवल्स पर? देखिए मेरे मुताबिक अभी भी सेक्टर में कुछ समय लगेगा, क्योंकि जो इशू प्राइस आए थे और जो लिस्टिंग प्राइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। क्योंकि वो मोमेंटम टूट गया है, तो मेरे मुताबिक उनको इसको अभी भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मुताबिक मोमेंटम वापस आने में, अर्निंग्स विजिबिलिटी आने में बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, जैसे मैंने अभी नाम बताए, उनमें आप अगर फोकस करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में लगातार अच्छा ग्रोथ हमने कुछ क्वार्टर्स से अब देखा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में किस तरह की कैटेगरी, अब बिग प्लेयर्स में क्योंकि अच्छी खासी एक्शन हमने देखा है, लेकिन अब छोटे मझोले बैंक्स में भी एक्शन है। डाइवर्सिफाई कैसे करें और बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर किस तरह से फोकस किया जाए, पोर्टफोलियो का हिस्सा कैसे इन्हें बनाया जाए? देखिए मेरे मुताबिक अगर दिग्गज बैंक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक टॉप माय पिक्स, बाकी आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक ये भी ठीक हैं। बट अगर आपको थोड़ा लंबी अवधि के लिए थोड़ा रिस्क लेके करना है तो जो छोटे बैंक्स हैं जिनके कि अच्छे टर्नअराउंड देख रहे हैं हम, उनमें आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, ये दो, और पब्लिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड अगर थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हैं तो मेरे मुताबिक पीएनबी। रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हुए हैं जो भी आए हैं थोड़ी देर पहले, बट अगर लंबी अवधि तक देखा जाए और थोड़ा यहाँ से रिस्क ले सकते हैं तो पीएनबी इटसेल्फ कैन बी अ वेरी गुड पिक ऑन द वे डाउन। तो ये सब स्टॉक्स आप ले सकते हैं। कल बैंकिंग में स्पेस में अभी भी वो मेरे मुताबिक काफी स्कोप है और काफी अच्छी पिक्स हैं जो यहाँ पे जिसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज समय दिया, अच्छे से बताया। बहुत सारे शेयर्स की सूची है। डीएलएफ ऑलरेडी आप बता चुके हो, कामेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट है आपकी लिस्ट में, टाटा मोटर, एसबीआई, कुछ बड़े ही नाम आपने सारे बताए हैं जो कि इंटरेस्टिंग नेम है जिसको हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, अच्छे से बताने के लिए कि किस किस जगह पर आप बुलिश होने चाहिए।